आलस को पार करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां सुनी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे पैसे उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में बहुत ज्यादा देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है। उसकी पत्नी बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है। वो जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं, लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है तथा काम में लापरवाही करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि उसकी नौकरी भी चली जाती है। आज मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपनी दौलत की परवाह ही नहीं होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। दोनों के पीछे का कारण एक ही है। वो व्यस्त हैं और वो व्यस्त इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि वो उस चीज से बचना चाहते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। किसी को भी उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं होती। दिल की गहराई में वो ये बात जानते हैं। दरअसल अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वो गुस्सा हो जाएंगे या चिढ़ जाएंगे। अगर वो नौकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है तो वो अक्सर टीवी देखने, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने या खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन दिल की गहराई में वो जानते हैं कि वो किसी महत्वपूर्ण चीज का सामना करने से बच रहे हैं। ये आलस का सबसे आम रूप है, व्यस्त रहकर आलस करना। तो आलस का इलाज क्या है? जवाब है थोड़ा सा लालच। हम में से कई लोगों को परवरिश के दौरान सिखाया गया था कि लोभ या इच्छा बुरी चीज है। मेरी मां कहा करती थीं, लोभी लोग बुरे होते हैं। बहरहाल हम सभी के मन में सुंदर, नई या रोमांचक चीजें पाने की हसरत रहती है। तो इच्छा के उस भाव को काबू में रखने के लिए माता पिता उस इच्छा को अक्सर अपराध बोध के साथ जोड़ देते हैं। मेरी मां का प्रिय वाक्य ये था, तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे भाई बहन भी हैं? ये मेरे डैडी का प्रिय वाक्य था। तुम मुझसे क्या खरीदने को कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो हम पैसों के बने हैं? क्या तुम सोचते हो कि पैसे पेड़ों पर उगते हैं? तुम तो जानते ही हो हम लोग अमीर नहीं हैं। मुझ पर शब्दों का तो उतना असर नहीं हुआ जितना कि उसके पीछे के गुस्से और अपराध बोध के सम्मिश्रण का हुआ। इसके उलट अपराध बोध की यात्रा ये थी, तुम्हारी खातिर ये खरीदने के लिए मैं अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूं क्योंकि बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ये कभी खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पड़ोसी है जो कड़का है, लेकिन वो अपनी कार को अपने गैरेज में नहीं खड़ी करना चाहता। गैरेज उसके बच्चों के खिलौने से भरा हुआ है। वो बिगड़े हुए बच्चे जो भी मांगते हैं वो उन्हें तुरंत मिल जाता है। वो हर दिन कहता है, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो। उसने उनके कॉलेज की शिक्षा या अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा है, लेकिन उसके बच्चों के पास संसार का हर खिलौना है। उसे हाल में डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वो अपने बच्चों को लास वेगास की सैर कराने ले गया। उसने बड़े त्याग भाव से कहा, मैं ये बच्चों की खातिर कर रहा हूं। अमीर डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था, मैं इसे नहीं खरीद सकता। मेरे घर में मैं यही सुनता रहता हूं। इसके बजाय अमीर डैडी अपने बच्चों से ये कहने की अपेक्षा रखते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। वो मानते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसे और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये बोलने से दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं और ये जवाब सोचने तथा खोजने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, वो महसूस करते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता ये एक झूठी बात है, और इंसान की आत्मा ये बात जानती है। इंसान की आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली होती है। वो कहा करते थे, ये जानती है कि ये कुछ भी कर सकती है। अगर आपका आलसी दिमाग कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो आपके भीतर एक युद्ध छिड़ जाता है। आपकी आत्मा नाराज होती है और आपके आलसी दिमाग को अपने झूठ की रक्षा करनी होती है। आत्मा चीखती है, चलो हम जिम चलकर व्यायाम करते हैं, और आलसी दिमाग कहता है,
लेकिन मैं थका हुआ हूं, मैंने आज सचमुच बहुत मेहनत की है। या इंसान की आत्मा कहती है, मैं गरीब रहते रहते थक चुकी हूं, चलो चलकर अमीर बनते हैं। इस पर आलसी दिमाग कहता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसके अलावा इसमें बहुत झंझट है, ये सुरक्षित नहीं है, इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। मैं वैसे ही पर्याप्त कड़ी मेहनत करता हूं, वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। देखो तो सही, आज रात को ही मुझे कितना सारा काम करना है। मेरे बॉस चाहते हैं कि ये काम सुबह तक पूरा हो जाए। मैं इसे नहीं खरीद सकता। इससे दुख और लाचारी भी उत्पन्न होती है, जो निराशा और अक्सर अवसाद की ओर ले जा सकती है। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? इससे संभावनाओं, रोमांच और सपनों का द्वार खुल जाता है। इसीलिए अमीर डैडी इस बारे में इतने चिंतित नहीं होते थे कि हम क्या खरीदना चाहते थे, बशर्ते हम ये समझ लें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये सवाल पूछने से एक ज्यादा प्रबल मस्तिष्क और एक ज्यादा प्रगतिशील आत्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए उन्होंने माइक या मुझे शायद ही कभी कुछ दिया। इसके बजाय वो पूछते थे, तुम इसे कैसे खरीद सकते हो? और इसमें कॉलेज शामिल था, जिसकी फीस का खर्च हमने खुद उठाया था। वो हमें लक्ष्य नहीं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया सिखाना चाहते थे। मेरी समझ से आज समस्या ये है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छा या अपने लालच को लेकर अपराधी महसूस करते हैं। ये उनके बचपन की पुरानी परवरिश है। हालांकि वो जिंदगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के अवचेतन में ये पुराना ठूंसा गया विचार रहता है, ये मुझे नहीं मिल सकती, या मैं इसे कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जब मैंने चूहा दौड़ से बाहर निकलने का निश्चय किया तो मेरे दिमाग में यही सवाल था, मैं चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकल सकता हूं ताकि मुझे दोबारा काम न करना पड़े। इसके बाद मेरे दिमाग में जवाब और समाधान अपने आप आने लगे। सबसे मुश्किल हिस्सा मेरे असली माता पिता की मान्यता से जूझना था। हम इसे नहीं खरीद सकते। सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ो, तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते? और ऐसे ही मिलते जुलते शब्द जो मेरे लालच को दबाने और अपराध बोध को भरने के लिए बोले जाते थे। तो आप आलस को कैसे जीत सकते हैं? एक बार फिर जवाब है थोड़ा सा लालच। ये WIIFM नामक रेडियो स्टेशन है, जिसका मतलब है इसमें मेरे लिए क्या है। इंसान को बैठकर ये सवाल पूछने की जरूरत है, अगर मुझे दोबारा कभी काम न करना पड़े तो जिंदगी कैसी रहेगी? अगर मेरे पास वो सारा पैसा हो जिसकी मुझे जरूरत है तो मैं क्या करूंगा? इस थोड़े से लालच किसी बेहतर चीज को पाने की इच्छा के बिना प्रगति नहीं हो सकती। हमारे संसार में प्रगति सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम बेहतर जीवन की कामना करते हैं। नए आविष्कार सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम किसी बेहतर चीज की इच्छा करते हैं। हम स्कूल जाकर मेहनत से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कोई बेहतर चीज चाहते हैं। तो जब भी आप खुद को किसी ऐसी चीज से बचते देखें जो आपके हिसाब से आपको करनी चाहिए, तो खुद से एक ही सवाल पूछें, इसमें मेरे लिए क्या है? थोड़े लालची बने, यह आलस का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। हर चीज की अति बुरी होती है, इसीलिए बहुत लालच भी अच्छा नहीं होता। लेकिन बस वो बात याद रखें जो माइकल डगलस ने वॉल स्ट्रीट फिल्म में कही थी, लालच अच्छा है। अमीर डैडी इसे अलग तरीके से कहते थे, अपराध बोध लालच से ज्यादा बुरा है, क्योंकि अपराध बोध शरीर को इसकी आत्मा से महरूम कर देता है। मैं सोचता हूं कि एलिनोर रूजवेल्ट ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा था, यही करें जो दिल में सही महसूस हो, क्योंकि आपकी आलोचना तो वैसे भी होगी। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप बुरे हैं, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो भी आप बुरे हैं। बुरी आदतों को पार करना। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का होता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की कॉनन द बारबेरियन फिल्म देखने के बाद एक मित्र ने कहा, मैं श्वार्ज़नेगर जैसा शरीर चाहता हूं। ज्यादातर साथियों ने सहमति में सिर हिला दिया। एक और मित्र बोला, मैंने तो सुना है कि दरअसल एक समय वो बहुत कमजोर और दुबला था। हाँ, मैंने भी सुना था। एक और बोला, मैंने उसकी आदत के बारे में सुना है कि वो लगभग हर दिन जिम जाता है। हाँ, और उसे देखकर लगता ही है। समूह का निराशावादी व्यक्ति बोला, नहीं, मैं शर्त लगाता हूं कि वो इसी तरह पैदा हुआ होगा। इसके अलावा अर्नोल्ड की बातें छोड़ो, चलो थोड़ी बियर पीते हैं। ये इस बात का उदाहरण है कि आदतें किस प्रकार व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीरों की आदतों के बारे में पूछा था।
सीधे सीधे जवाब देने के बजाय उन्होंने हमेशा की तरह मुझे उदाहरण देकर समझाया। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिलों का भुगतान कब करते हैं? हर महीने की पहली तारीख को, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, क्या उनके पास पैसे बचते हैं? बहुत कम, मैंने कहा। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से वो आर्थिक मुश्किलों में है। अमीर डैडी बोले, उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी हर एक को पहले पैसे देते हैं, वो खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं, और वो भी तब अगर उनके पास कुछ बचे। आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं है, मैंने कहा। लेकिन बिल तो चुकाने ही होते हैं ना। आप ये तो नहीं कहना चाहते कि वो अपने बिल ना चुकाएं? नहीं, हरगिज नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर बिल चुकाने में पूरा भरोसा करता हूं। मैं तो बस खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, सरकार को पैसे देने से भी पहले। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पैसा ना हो तो क्या होता है? मैंने पूछा। तब आप क्या करते हैं? वही, अमीर डैडी ने कहा, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही पैसा कम हो। मेरे लिए मेरा संपत्ति वाला कॉलम सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन मैंने कहा, क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पड़ते हैं? हां, अगर मैं उन्हें पैसे ना दूं। अमीर डैडी ने कहा, देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार को पैसे ही मत दो। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं, भले ही मेरे पास पैसा कम हो। मैंने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? अमीर डैडी बोले, ये कैसे का सवाल नहीं है, असल सवाल तो क्यों का है। ठीक है, क्यों? प्रेरणा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो ज्यादा जोर जोर से शिकायत कौन करेगा, मैं या मेरे लेनदार? आपके लेनदार निश्चित रूप से आपसे ज्यादा जोर से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। मैंने स्पष्ट विकल्प को चुनते हुए जवाब दिया। अगर आप खुद को पैसे नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कहेंगे। तो तुमने देखा, खुद को पैसे देने के बाद टैक्स और दूसरे लेनदारों को पैसे देने का दबाव इतना ज्यादा होता है कि इससे मैं आमदनी के दूसरे जरिए खोजने के लिए मजबूर हो जाता हूं। भुगतान करने का ये दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त नौकरियां की हैं, कई कंपनियां शुरू की हैं, शेयर बाजार में खरीद फरोख्त की है। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि ये लोग मुझ पर न चिल्लाएं। उस दबाव की वजह से मैंने ज्यादा कड़ी मेहनत की। मैं सोचने के लिए विवश हुआ और पैसों के संदर्भ में कुल मिलाकर अधिक चतुर तथा फुर्तीला बना। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे कोई दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन मैं कड़का होता। तो ये सरकार या दूसरे लेनदारों का डर है जो आपको प्रेरित करता है। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत दबंग होते हैं। सामान्य वसूली करने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। अधिकतर लोग इन दबंग लोगों से डर जाते हैं। वो उन्हें पैसे दे देते हैं लेकिन खुद को नहीं देते। तुमने 98 पाउंड के उस कमजोर आदमी की कहानी तो सुनी ही होगी जिसके चेहरे पर लोग रेत उछालते हैं। मैंने सर हिलाया। मैंने कॉमिक्स में वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग के बारे में दिया हुआ वो विज्ञापन बहुत बार देखा है। देखो, ज्यादातर लोग पैसे वसूलने वाले इन दबंगों को अपने चेहरे पर रेत उछालने देते हैं। मैंने दबंग लेनदारों के डर का इस्तेमाल खुद को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए किया है। बाकी लोग ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। अतिरिक्त पैसा कैसे बनाया जाए ये सोचने के लिए खुद को मजबूर करना जिम जाकर वजन उठाने के व्यायाम करने जैसा है। मैं पैसे की अपनी मानसिक मांसपेशियों का जितना ज्यादा व्यायाम करता हूं, मैं उतना ही ज्यादा मजबूत बनता हूं। अब मैं उन दबंग लेनदारों से घबराता नहीं हूं। मुझे अमीर डैडी की कही हुई बात पसंद आई, यानी अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। अमीर डैडी ने सर हिलाया। और अगर मैं खुद को सबसे अंत में पैसा देता हूं या नहीं देता हूं तो मैं ज्यादा कमजोर हो जाता हूं। इसलिए बॉस, मैनेजर, टैक्स वसूलने वाले, बिल वसूलने वाले और मकान मालिक मुझे जिंदगी भर इधर से उधर ठोकरें मारते रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में पैसे की अच्छी आदतें नहीं हैं। अमीर डैडी ने सर हिलाया, 98 पाउंड के कमजोर आदमी की तरह। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर मुझसे कहते थे, जो मैं जानता हूं उसकी बदौलत मैं पैसे बनाता हूं, जो मैं नहीं जानता उसकी वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। जब भी मैंने अहंकार किया है मैंने पैसे गंवाए हैं।
ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मैं अहंकारी रहता हूं तो मुझे सचमुच भरोसा रहता है कि जो मैं नहीं जानता वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने पाया है कि कई लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटेंट्स या दूसरे निवेशकों के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चर्चा करते समय मैंने ऐसा अक्सर होते देखा है। वो चर्चा में शेखी बघार कर अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ जाता हूं कि जिस मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सच भी नहीं बता रहे हैं। धन, वित्त और निवेश की दुनिया में कई लोग होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं। पैसे के उद्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हैंड कार सेल्समैन की तरह बिक्री करने के रटे रटाए जुमले बोलते जाते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किसी विषय में अज्ञानी हैं, तो उस क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ या उस विषय पर किसी पुस्तक को खोजकर अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू करें।